जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में हम लोग अंशों का सेट कर रहे हैं साइंस में, जो 2022 का सेट कर रहे हैं। आज सेट 4 BM करेंगे, ठीक है। इसके पहले के वीडियो में सेट 1, 2, 3 हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। आज हम लोग 4 का अध्ययन करेंगे। 4 दोस्तों हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने फिजिक्स को अध्ययन कर लिया है। सेकंड पार्ट में हम लोग आज केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है, BaCl2 + Na2SO4 रिएक्शन BaSO4 + 2NaCl रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो 5वें का उत्तर 5वें का इसमें यह लिखा गया है कि BaCl2 + Na2SO4 रिएक्शन BaSO4 + 2NaCl। एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर देखो Cl Na के साथ आ गया, यहां पर SO4 Ba के साथ आ गया। कितने आयनों का आदान प्रदान हुआ, 2 आयनों का आदान प्रदान हुआ। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो आप लोग कौन सा ऑप्शन सही करोगे, तीसरा ऑप्शन सही करोगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसके बाद लेड नाइट्रेट का अणु सूत्र है। लेड का सूत्र होता है Pb और नाइट्रेट का होता है NO3। तो आपके पास लेड नाइट्रेट का सूत्र दूसरा नंबर सही हो जाएगा, PbNO3 का होल टॉइस। कौन सही हो जाएगा, दूसरा PbNO3 का होल टॉइस, ठीक है। इसके बाद एथेनोइक अम्ल का सूत्र है। एथेनोइक अम्ल हम लोग कई बार पढ़ रहे हैं इसको। इसके जो प्रीवियस वीडियो था सेट 3, उसमें एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि कैसे बनाया जाएगा, कैसे इसका उपयोग है, सब बताया था हमने। तो इसका फार्मूला आपको पता हो गया होगा, CH3COOH। चौथा ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद 6 का निम्न रेडॉक्स अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण तथा अपचायक चुनिए। ऑक्सीकरण और अपचायक चुनिए। देखो 6 का लिखा है आप लोगों को उत्तर 6 का लिखा है पहला 2H2S + SO2 रिएक्शन 2S + H2O। दूसरा आपके पास ये है कि I2 + H2S रिएक्शन S + 2HI। इन्होंने कहा है निम्न रेडॉक्स अभिक्रियाओं में, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो, उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए उसका उपचयन होगा, और जिससे ऑक्सीजन हट जाए उसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना। तो हम लोग इसमें देखो जरा, इसमें ऑक्सीजन किसके साथ जाकर जुड़ा, H के साथ जाके जुड़ा। यहां से इसका जो है ये क्या हो गया, इसका हो गया अपचयन, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन हटा, और इसका हो गया उपचयन, क्योंकि इसमें आके ऑक्सीजन जुड़ा। अर्थात आप लोग कहोगे कि अपचयन किसका हुआ, अपचयन हुआ यश का, और उपचयन किसका हुआ, उपचयन हो गया आपका H का, ठीक। यानी H का या H2 जो भी लिखो आप लोग सही है वो। यही उन्होंने पूछा ऑक्सीकारक एवं अपचायक, तो ऑक्सीकारक अपचायक, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका अपचायक है ऑक्सीकारक। इसके बाद इसमें देखो जरा, अब एक चीज का ध्यान रखना, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। इसी प्रकार हाइड्रोजन का जुड़, इस प्रकार से ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, तो हाइड्रोजन का हटना उपचयन। तो हाइड्रोजन किससे हटा, इससे हटा, किससे हटा, इससे। फिर से एक बार समझ लो, इस रिएक्शन के अनुसार वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसका उपचयन होता है, और हाइड्रोजन हटता है उसका भी उपचयन होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो यस से हाइड्रोजन हटा, तो उपचयन किसका हो गया, उपचयन हो गया यश का, और अपचयन किसका हो गया,
अपचयन हो गया आई का, ठीक है। अर्थात ऑक्सीकारक किसका हो गया, इसमें पूछा गया है ऑक्सीकारक और अपचायक, तो अपचायक किसका हो गया, आई का, ऑक्सीकारक किसका हो गया, यश का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का खाने का सोडा बनाने की विधि तथा रासायनिक समीकरण तथा इसका उपयोग लिखिए। खाने का सोडा दोस्तों इसकी प्रीवियस वीडियो में सेट थ्री में भी हमने पढ़ाया था। सेट 3 का आपको क्वेश्चन नंबर बता देते हैं, बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 6 का ही था, 6 का तो 6 का में तो हम लोग पढ़ लिए होंगे आप लोगों ने कि खाने का सोडा कैसे बनाते हैं, ठीक है। और रासायनिक समीकरण तो इसका उपयोग भी लिखिए, तो रासायनिक समीकरण भी बताया था हमने, उसमें उपयोग भी बता दिया था। तो आप लोग आई होप कि उस वीडियो को देखे होंगे, अगर देखे होंगे तो ये पढ़ा होगा, आपने नोट बना लिया होगा। इसके बाद खाने का सोडा फिर भी थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देते हैं। खाने का सोडा हम लोग कैसे बनाए थे आपको याद होना चाहिए। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3। तो हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट लिया था, इसके बाद हम लोगों ने जल लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड लिया था। चलो बना देते हैं आपका उत्तर 6 का खा, क्योंकि कुछ बच्चे नए आए होंगे। तो खाने का सोडा तो बनाएंगे कैसे, हम लोग सबसे पहले लेते हैं Na2CO3 सोडियम। इसका केवल रिएक्शन बता रहे हैं, इसकी प्रीवियस वीडियो सेट 3 में हमने पूरा डिटेल बताया था, उसको जरूर देखना। इसमें केवल हम लोग जितना पूछा गया उतने बता रहे हैं। खाने का सोडा में हम लोग Na2CO3 इंटू प्लस CO2 प्लस H2, आगे पीछे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे H2 CO2 लिया था हमने उसमें। इसके बाद इसकी हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो डायरेक्टली हमें क्या बन जाता है, NaHCO3 2 का गुणा कर लो, Na 2 बार, Na 2 बार, H 2 बार, H 2 बार, C 1 2 बार, C 2 बार, O है 3 3 6 बार, 6 बार। तो ये हो गया खाने का सोडा, ये है हमारे पास खाने का सोडा। तो यही इन्होंने पूछा, ठीक। तो खाने का सोडा कैसे बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करते हैं। यहाँ पे H2 लिखना है, यहाँ पे CO2 लिखना है, ये आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में हम लोग CO2 गैस प्रभावित करते हैं, खाने का सोडा बन जाता है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि इसका उपयोग भी लिखिए। तो इसका उपयोग तो ब्रेड पकौड़े बनाने में, केक को फुलाने में, भोजन को स्वादिष्ट बनाने में, ये सब इसका उपयोग है। क्वेश्चन 6 आधुनिक आवर्त नियम सब क्या समझते हैं, और आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने में परिवर्तन क्या होगा। तो ये तो कई बार हमने आपको पढ़ाया है, बार बार तीनों सेट पूछा गया है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो आधुनिक आवर्त नियम जिसमें तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, जिसमें तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने कहा है आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने जाने पर परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन क्या होगा। ध्यान देना, वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे ना, ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होगी। परमाणु त्रिज्या में वृद्धि क्यों होगी, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तो परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होगी। तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। इसके बाद 7वें का निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। देखो 7वें का तो देखो आप लोग उत्तर 7वें का पहला C2H5, फिर सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर Cl। देखो सबसे पहले हमें चेन रूल के अनुसार इसका नामकरण करना है, श्रृंखला रूल के अनुसार, ठीक है। तो सबसे पहले हम नाम करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखें कितने कार्बन है इसमें। देखो जरा कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, तो ब्यूट तो 100% हो गया। जब भी हाइड्रोजन परिवार आ जाए, क्लोरो, फ्लोरो यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर हाइड्रोजन परिवार आ जाए तो हाइड्रोजन परिवार के तत्वों का नाम सबसे पहले लिखा आता है। तो Cl से क्या होता है, क्लोरो, तो क्लोरो हो गया। क्लोरो कितने कार्बन पर है, 1 कार्बन पे है, तो ये जगह 1 क्लोरो, क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो। अब हमारे पास मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, तो 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड होने पर एन तो ब्यूटेन, और OH होने पर हमारे पास हो गया ऑल, तो ब्यूटेनॉल। इसको ऐसे भी कर सकते हो,
इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, एक क्लोरो, ठीक, फिर ब्यूट। इसके बाद देखो जरा ऑल कितने पर है, 1 2 पर है, इधर से 1 2 3 पर है, तो आप लोग देखोगे 2 ऑल, ठीक है, 1 क्लोरो ब्यूट 2 ऑल, ऐसे भी कर सकते हो गिनती के अनुसार। इसके बाद इसका नेक्स्ट देखो, दूसरा नंबर, दोनों ही सही है इसमें। हाँ, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड ऊपर, सिंगल बॉन्ड नीचे, सिंगल बॉन्ड ऊपर में है CH2, नीचे है C3H5, सिंगल बॉन्ड C, फिर O, फिर सिंगल बॉन्ड OH। हाँ, अब इसका नामकरण कैसे करोगे श्रृंखला रूल के अनुसार? अब ध्यान देना, यहां पर देखा जाए तो 1 2 3, तो इस श्रृंखला में 3 कार्बन है, 1 2 3, इस श्रृंखला में भी 3 कार्बन है, तो दोनों ही श्रृंखला समान है, चाहे जिस श्रृंखला से ज्ञात करो कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिस श्रृंखला से ज्ञात करो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाएगा, देखो ध्यान देना, आपके पास CH3 ये हो गया, ठीक, यहां पर CH2 है ना, हाँ CH2 है। अब देखो यहां पर तो ये जो आपके पास COOH है, ये इतना हिस्सा आपके पास किस समूह को दर्शा रहा है? ओइक समूह को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? ओइक को, ठीक है, ओइक को। अब एक चीज का ध्यान रखना, कितने कार्बन है? मेथ 1 प्रोप, 1 तो हमें लेना ही होगा, तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, मेथ 1 प्रोप, इधर से मेथ 1 प्रोप ब्यूट पेंट, इधर से तो ज्यादा कार्बन दिख रहे हैं, तो इधर से हमारे पास इसको क्या आएंगे, इसमें 3 कार्बन है, तो मेथ 1 प्रोप, मेथ 1 प्रोप। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते, देखो यहां से गिनती करो तो 1 2, इधर से गिनती करो तो 1 2, तो दोनों तरफ से देख रहे हो तो इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, तो ये हो गया 2,2, 1 2 इसके लिए, 1 2 इसके लिए। अब यहां पर देख सकते हो कि C3H5 जो है, C3H5 और यहां पर CH2, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग डाई मेथिल। क्या हो गया? डाई मेथिल। समझना फिर से, जो C3H5, हमने हमेशा कहा है कि यहां पर C3H5 अगर इसमें 2 का गुणा कर दो तो यहां पर अगर 6 हो जाए तो ये डबल बॉन्ड के रूप में है, अगर यहां पर 8 हो जाए तो सिंगल बॉन्ड के रूप में है, और कम हो जाए तो ये ट्रिपल बॉन्ड के रूप में है। तो उस कंडीशन के अनुसार यहां पर हमारे पास इसको हमने क्या लिया था? डाई मेथिल लिया। और कितने कार्बन बचे हमारे पास? ध्यान देना, इसका हमने कितना C लिया? इसका हमने 2C लिया। 2C क्यों ले लिया? कि 2 दूनी 4 1 5, तभी होगा, तभी सिंगल बॉन्ड के रूप में होगा। 1 कार्बन बचा यहाँ पर। कितने कार्बन बचा? 1 कार्बन। तो क्या हो गया हमारे पास? 1 कार्बन। मेथ, ध्यान देना, मेथ 1 कार्बन बचा, तो मेथ 8 प्रोप ब्यूट, मेथ 8 प्रोप ब्यूट, 1 कार्बन बचा ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। ये हो जाएगा 2 डाई मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। डाई क्यों हो गया? क्योंकि 2 मेथिल होने पर 1 मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल होने पर हमेशा डाई मेथिल, 1 मेथिल होने पर तो मेथिल लिखते हैं, 2 होने पर डाई लिखते हैं, 3 होने पर ट्राई लिखते हैं, ठीक है, 4 होने पर टेट्रा लिखते हैं। इसके बाद 7वें का खा, अयस्क तथा खनिज में अंतर लिखिए। ये सेट 3 में भी पूछा गया था। तो अयस्क और खनिज, तो अयस्क किसे कहते हैं और खनिज किसे कहते हैं? तो पहले आइडेंटिफाई करो खनिज, तो वह पदार्थ जो खनिजों से यानी खानों से प्राप्त किए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं, और वह पदार्थ जो खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं उसे अयस्क कहते हैं। तो हेडिंग के लिख लोगे ना हम लोग, हेडिंग के लिख लोगे, पहले खनिज, वह पदार्थ जो खानों से प्राप्त किए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं, फिर अयस्क हेडिंग डाल के वह पदार्थ जो आपका अयस्कों से खनिजों से प्राप्त किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए। साबुन तथा अपमार्जक, तो साबुन और अपमार्जक, तो साबुन क्या है? साबुन जो है उच्च वसा अणुओं वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों
जैसे मान लो कि साबुन क्या है, साबुन उच्च वसा अम्लों वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों सोडियम तथा पोटेशियम के ही से बनाए जाते हैं साबुन। उच्च वसा अम्लों के साथ हम लोग क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम से ही, सोडियम और पोटेशियम दोनों एक साथ में, किसी एक को लेंगे, सोडियम और पोटेशियम से ही साबुन बनाते हैं। साबुन जब बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, साबुन का सूत्र क्या होता है, CH3COONA या CH3COOK। तो पोटेशियम और सोडियम दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। अपमार्जक क्या है, अपमार्जक भी साबुन की तरह एक सफाई की प्रक्रिया है। ये साबुन से अच्छे गुण हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है ना इसमें, तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव के अनुसार ये सफेद अवशेष नहीं देते हैं और ये अच्छी सफाई की प्रक्रिया करते हैं इसके। संक्षारण क्या है, संक्षारण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें तत्वों, संक्षारण क्या है, संक्षारण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जैसे धातुओं में जंग लगने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण क्रिया कहते हैं। इसके बाद समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन एक ही क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जिसमें हाइड्रोकार्बन एक ही क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। और समजातीय श्रेणी में CH2 का अंतर होता है। ये तो तीनों पढ़ा दिया, मैं पीछे पढ़ा दिया। या तो फिर इसका केवल साबुन वाला और अपमार्जक वाला एक बार सेट 2 में देख लेना, ठीक है। इसके बाद 8वें का अगर ये 3 नहीं करना है तो नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखी है, तो केवल रासायनिक समीकरण करना है आपको। एथेनॉल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ गर्म करते हैं। तो देखो पहला क्या कह रहा है, तो उससे पहले हम लोग इतने का शॉर्ट कर लो, इतने को रेस कर देते हैं हम लोग। इन्होंने कहा एथेनॉल को, तो एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, तो हम लिखोगे उत्तर 8 का अथवा पहला। एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, एथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH प्लस, किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो KMNO4। इसको रिएक्शन के ऊपर भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, दोनों जगह लिखोगे कोई गलत नहीं है, ठीक है। पोटेशियम KMNO4 ले लिया हम लोगों ने, और इसके साथ हम लोग गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो ध्यान रखना, हमेशा इसको हमने इसके पहले ही पढ़ाया था कि नवजात ऑक्सीजन क्रिया करवाते हैं, इसके मतलब सेट 3 में पढ़ाया था हमने। या तो फिर यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन, अगर यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन लोगे तो यहाँ पर KMNO4 K2Cl2O7 लोगे यहाँ पर, या तो फिर यहाँ पर अगर KMNO4 लोगे तो यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। इसको जब गर्म करेंगे, किसी तत्व को गर्म करोगे तो वो अपने अणु में टूटेगा जरूर, वो अपने अणुओं में टूटेगा जरूर। तो जब अणुओं में टूटेगा तो क्या बनेगा, ध्यान रखना, यहाँ से इसका बंध इस प्रकार से टूटेगा इसका, क्योंकि यहाँ से ये जो है ये माइनस में है, और या तो फिर ये KOH के साथ जाके मिलेगा, ठीक है, या तो फिर KOH के साथ जो मिलेगा, या तो फिर MNO के साथ मिलेगा। फिर रिएक्शन कर लेते हैं, रिएक्शन बनेगा CH3CO बनेगा। सबसे पहले ध्यान रखना कि ये C और H और इस O के साथ जाके मिलेगा, तो ये बनेगा CH3, ठीक है, CHO, एथेल्डिहाइड हो गया। ये क्या हो गया, एथेल्डिहाइड। ये C2H5, C और H, 2C और 4H, 2C और 4H जाके इस O के साथ मिला तो CH3CHO प्लस, यहां पर OH और इसके O के साथ जाके मिलेगा तो क्या बनेगा, H2O। क्या बनेगा, H2O, ठीक है। अब इसी की रिएक्शन इसको मैं इसी का रिएक्शन दोबारा जब करेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि CH3CHO प्लस, ध्यान रखना कि प्लस इसकी किसकी उपस्थिति में करते हैं हम लोग, नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, समझना, इसके साथ अभी इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका हम लोग उपचयन कर रहे हैं, तो ये CH3 थोड़ी देर प्लस H2O और है, H2O नवजात ऑक्सीजन, इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिर गर्म करते हैं, इसको दोबारा गर्म करते हैं, दोबारा गर्म करने पर ये बन जाता है CH3COOH, एथेनॉइक अम्ल। अब आप लोग कहोगे कि यहाँ पर कि ये तो हमारे पास समझ में आ गया, ऐसे करने से बैलेंस भी नहीं करते हम लोग। KMN कहाँ गया, तो ये उत्प्रेरक है, ये अभिक्रिया की दर को करवाते हैं,
ध्यान रखना कि ये उत्प्रेरक है, ये अभिक्रिया की दर को करवाते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये जो KMnO4 है ये यहाँ पर है और O कहाँ पर है, O यहाँ पर है। हम लोगों ने क्रिया, हमने आपको इस O से बताया है, लेकिन क्रिया हुआ किस O से, इसकी अभिक्रिया भी इस O से हो गया और इस OH की क्रिया भी इस O से ही हुआ है। KMnO उत्प्रेरक है, क्रिया करवाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अधिक में 160 से 170 डिग्री पर गर्म करते हैं। तो एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, दूसरा नंबर C2H5OH प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसको गर्म करते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कर रहे हैं तो पता है सल्फ्यूरिक अम्ल तेजाब है, H2SO4 ये स्वयं ही गर्म करेगा तो उत्प्रेरक उपस्थित हो जाएगा। जब गर्म करेंगे तो गर्म करने पर हमेशा तत्व अपने अणुओं में टूटेगा जरूर। तो ये OH का बंध टूटेगा यहाँ से, OH इसके O से क्रिया करके बनेगा क्या, H2O बनेगा प्लस C2H5, एक H तो यहाँ पे C2H5, तो C2H5 क्या हो जाएगा, ध्यान रखना ये बन जाएगा C2H4। क्यों, क्योंकि एक H का क्या हो जाएगा, एक H का उपचयन हो जाएगा, किसकी उपस्थिति में गर्म हो रहा है ना, तो ये निकलेगा। तो निकल के एक H और एक OH मिलकर आपके पास क्या हो जाएगा, H2O बनेगा। और C2, क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पे C2 H4 एक H और इसका एक H, H2 और O, तो ये हो जाएगा H2O। तीसरा एसिडिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। तीसरा एसिडिक अम्ल तो CH3COOH प्लस किसके साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो Na2CO3 रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पता है आपको कि ये OH का ही बंध टूटेगा, नहीं OH का नहीं, इसमें दोस्तों H का बंध टूटता है, H हटेगा। अब यानी इसके साथ मतलब ये तो रिएक्शन सिंपल है, CH3COO, यहाँ पर H की जगह Na आ जाएगा और H इस O से क्रिया करके क्या बनेगा, H2O बनेगा और प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग बैलेंस जब करेंगे तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है, 2 का गुणा इसमें कर देंगे। अब हम लोग चौथा नंबर पे आ जाते हैं। चौथा नंबर पे क्या कह रहा है कि एथिल एसीटेट। अब एथिल एसीटेट का फार्मूला जानते हैं आप लोग, एथिल एसीटेट का फार्मूला CH3COOC2H5 प्लस एथिल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया होता है NaOH। रिएक्शन सिंपल है कि एथिल एसीटेट को हटाओ यहाँ से, यहाँ पे सोडियम को जोड़ो और फिर ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3COO Na बन जाएगा और प्लस C2H5OH आ जाएगा, क्योंकि OH कहाँ जुड़ गया, मतलब C2H5 किसके साथ जुड़ गया, OH के साथ। इसका 5वां नंबर ये कह रहा है एथिल एल्कोहल, तो C2H5OH प्लस एथिल एल्कोहल सोडियम धातु के साथ विक्रिया करता है, तो Na के साथ। तो ये तो सिंपल है कि आपको पता है कि OH किसके जगह जुड़ेगा, OH Na के साथ जाके जुड़ेगा तो क्या जाएगा, NaOH जुड़ जाएगा। या तो फिर इसको अभिक्रिया हम लोग जानते हैं कि यहाँ से H का बंध टूटता है, तो H का बंध टूटेगा तो आपको पता है कि C2H5 और O Na आके जुड़ जाएगा और H आ जाएगा। देखना किसी में बाई चांस अगर बैलेंस छूट जाए तो बैलेंस ही आप लोग कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिएक्शन इसका। इसके बाद इसमें बैलेंस शायद आपको करना होगा, इसमें 2 का गुणा करना होगा आपका, ठीक। अब देखो और तो किसी में गुणा करना नहीं है, नहीं, इसमें 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा करना है, नहीं करना है, इसमें नहीं करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसी का 6 नंबर पे कह रहा है कि एथिल अल्कोहल को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH प्लस किसके साथ, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के साथ अभिक्रिया करते हैं। जब K2Cr2O7 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ध्यान रखना कि यहाँ पर तो H का बंध टूटेगा ही, तो यहाँ पर जब H का बंध टूटेगा और ये OH नहीं, इसका एक को इसको दे दो तो इसका हो जाएगा उपचयन, तो CH3COOH बन जाएगा। इसको CH3COOH, यही C को हमने 2 बार लिखा यहाँ पर, इसको हम लोगों ने S3 लिखा और O, इस O को इसमें जोड़ दिया, CH3COOH बन जाएगा प्लस K2, ध्यान देना
कि यहाँ पर हम लोग इसकी उत्प्रेरक उपस्थिति में H2SO4 लेते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक उपस्थिति में H2SO4 के गर्म करते हैं, तो K2 ये हो जाएगा प्लस का K2, ठीक है, SO4 प्लस यहाँ पर इसने इन दोनों ने इसके साथ क्या किया, तो फिर ये जो OH है तो फिर ये भी इसके साथ क्रिया होगा और एक O का भी इसके साथ क्रिया होगा, केवल H का, O का नहीं, क्योंकि बंद तो नहीं टूटेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास H2O। अब आपके पास लास्ट वाले में क्या कह रहा है, एथिल अल्कोहल की एसिडिक अम्लीय सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है। तो एथिल अल्कोहल, तो ये रिएक्शन तो हम लोगों ने सेट 3 में भी कर दिया था, तो उसमें आप लोगों ने देख भी लिया होगा कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप इस प्रकार से केमिस्ट्री का जो है केमिस्ट्री सेट आपका फिनिश होता है। तो आप मिलते हैं बायोलॉजी सेट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। मिलते हैं बायोलॉजी सेट में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।